हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग प्लेटफ़ॉर्म का एसएससी बिहार से एसएससी सीजीएल का सेट नंबर 1 करेंगे। उससे पहले इस सेशन से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि बहुत अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके। ठीक है? लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। तो पहला क्वेश्चन है, कोपन के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा अक्षर कोड कर्क रेखा के दक्षिण के में प्रायद्वीपीय भारत के सबसे बड़े हिस्से में पाए जाने वाले शुष्क शुष्क सर्दियों के मौसम में के उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है। तो इसका आंसर है ए डब्ल्यू। इसका आंसर है ए डब्ल्यू। ठीक है। इसी तरह जो है ए एम डब्ल्यू जो कि शुष्क लघु ऋतु वाला मानसून होता है, ये गोवा के दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर पाया जाता है। वहीं ए एस की बात करें तो शुष्क शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून होता है जो कि तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में होता है। वहीं बी एस एच डब्ल्यू की बात करें तो अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु होता है जो कि उत्तरी पश्चिमी गुजरात और पश्चिमी राजस्थान और पंजाब में होता है। इस प्रकार हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि यानी सर्दियों में होने वाली वर्षा जो किस क्षेत्र में होती है? उत्तरी पश्चिमी भाग। यानी अगर हम बात करें ये दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में वर्षा होती है, वो किस कारण होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ठीक है। अब भारत में अधिकतर वर्षा किस वजह से होती है? ज़्यादातर वर्षा उत्तर पूर्व मानसून के कारण होती है, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है, केरल से स्टार्ट होते हुए फिर पूरे भारत में जाता है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा किस राज्य से पहले होकर गुजरती है, हम ये देखेंगे। सबसे पहले हम देखें तो ये अगर भारत का मैप है और ये अगर मान लिया जाए अगर इंडिया का मैप है, ये कर्क रेखा है, तो ये सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम है। ठीक है। तो इस राज्यों में कौन सा राज्य नहीं आता है? उड़ीसा में नहीं आता है, राजस्थान से होता है, छत्तीसगढ़ से भी होता है, त्रिपुरा से होता है, जबकि उड़ीसा से नहीं होता है, और यही हमारा आंसर है। ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध के व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें जो बहती हैं वो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होते आए। वहीं अगर बात करें उत्तरी गोलार्ध में तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व पश्चिम में बहने वाली पवनें ये व्यापारिक पवनें हैं। ये दोनों व्यापारिक पवनें हैं, ये दोनों व्यापारिक पवनें हैं, जबकि ये दक्षिणी गोलार्ध में होता है और ये उत्तरी गोलार्ध में होता है। ठीक है। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग का अति सघन वन है? अति सघन वन का कितने परसेंट है? तो 0.35%। अगर बिहार में बात करें कितना कितना एरिया कितना क्षेत्र जो है वन है, तो 7390 इतना वर्ग किलोमीटर जो है ये वन है। वहीं बात करें ये परसेंटेज कितना है, तो इसका जो है 7.84% है। ठीक है। अब बिहार में अगर बात करें सबसे ज़्यादा
वन वाला जिला कौन सा है? बिहार में सबसे ज़्यादा वन वाला जिला कौन सा है? तो कैमूर है। ठीक है, फिर जमुई है, फिर नवादा है। ये 31.56% है। ये 21.34% है। और ये जो है 20.72% है। वहीं सबसे कम क्षेत्र की बात करें तो शेखपुरा है, जो कि सबसे कम जो है शेखपुरा है, जो कि मात्र 0.17% ही है। ये हमें याद रखने की ज़रूरत है। हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पे है? तो ये महानदी पे है। हीराकुंड नदी परियोजना ये है महानदी पर है। और इसके बारे में अगर बात करें तो ये उड़ीसा में पाया जाता है, जो कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। विश्व का सबसे लंबी नदी बांध परियोजना हीराकुंड परियोजना है, जिसकी लंबाई 4800 मीटर है। ठीक है, और अगर यही कहें कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात है, जो कि किस नदी पे है? तो शरावती है। शरावती कर्नाटका में है। ठीक है, कर्नाटका पे है, जो कि शिमोगा जिले में स्थित है। कहाँ है? शिमोगा जिले में। आठवां प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की महिला साक्षरता सर्वाधिक है? सर्वाधिक महिला साक्षरता किस राज्य में है? तो केरल में है। ठीक है, केरल में है। और अगर इसकी बात करें तो केरल में 92.07% है। वहीं सबसे कम की बात करें तो वो बिहार में है, जो कि 61.80% है। ये कुल साक्षरता है 61.80%। वहीं महिला की बात करें तो महिला 51.50 ही है। हरित क्रांति के दूसरे चरण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो ये इसमें आंसर डी है, जिसमें कि 1980 के दशक में शामिल किया गया है। तो यही आंसर है। अगर इसकी बात करें तो पहला चरण जो है 1966 में स्टार्ट हुआ, जो कि 1981 तक चला, जबकि दूसरा चरण 1981 से 1995 है। और यहीं तीसरी चरण की बात करें तो इसका जो है 1995 से प्रारंभ हुआ और देश के सभी क्षेत्रों में विस्तृत किया गया था। ठीक है, 10वां प्रश्न, भारत का पहला समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये है कच्छ की खाड़ी में। कहाँ है? कच्छ की खाड़ी में। ठीक है, समुद्री संरक्षित क्षेत्र और उसके राज्य को अगर देखें, भीतरकनिका, चिल्का और गहीरमाथा जो है ये उड़ीसा राज्य में है। वहीं मन्नार की खाड़ी, पॉइंट कैलिमेरी अभ्यारण्य और पुलिकट झील ये तमिलनाडु में है। वहीं सुंदरवन, हॉलिडे द्वीप और सजने वाली अभ्यारण्य या लोथियन द्वीप कहते हैं वो बंगाल में है। वहीं मालवान समुद्री अभ्यारण्य और थाने क्रिक फ्लेमिंगो महाराष्ट्र में है। ठीक है, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कहता है कि नंबर है 3*7440। ये 12 से डिविजिबल होना चाहिए। कितना से? 12। तो 12 से डिविजल होने के लिए 3 से भी डिविजल होना चाहिए और 4 से भी होना चाहिए।
4 से डिविजिबल तो है क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने के लिए कटना चाहिए, तो ये 40 है तो 4 से तो डिवाइड हो रहा है। वहीं अगर बात करें 3 से, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होगा कि सब का सम यानी 3 प्लस एक्स प्लस 7 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 0। अगर ये 3 से डिविजिबल है तो ये 12 से भी डिविजिबल होगा। अगर 3 की बात करें तो ये टोटल कितना होता है, 3 प्लस 17 3 20, 17 7 3 10, 10 4 14, 14 4 18, यानी पूरा ये तो 18 3 से डिवाइड हो रहा है और सबसे कम बात कर रहा है। ऑप्शन से में अगर ऐसा कोई होना चाहिए जो कि या तो 0 होगा या 3 होगा, तो 3 ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर 0 होगा इसका। ठीक है, 12वां प्रश्न पर बढ़ेंगे। कहता है एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 72% है। अगर क्रय मूल्य मान लेते हैं किसी वस्तु का अंकित मूल्य अगर मान लेते हैं 100 है, तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा, MP अगर मान लेते हैं, ठीक है, MRP कहें, MRP और कॉस्ट प्राइस और SP। अगर MRP अगर 100 है तो क्रय मूल्य कितना होगा, इस प्रश्न के अनुसार 72 होना चाहिए। और कहता है अंकित मूल्य पर 6% की छूट दी जाती है। अंकित मूल्य पर अगर 6% की छूट देते हैं तो ये हो जाएगा 94। और 94 की बात करें, ये अगर निकालेंगे तो अंतर हो गया 22, 22/72 गुना 100। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30.56%। ठीक है, आंसर है आपका डी। 13वें प्रश्न की बात करें तो कहता है यदि एक निश्चित संख्या के 8वें भाग, कोई संख्या मान लेते हैं x है, का 8वां भाग के 5/6 भाग, 5/6 भाग का 4/5वां भाग जो है वो 43/65 है। सॉरी, माफ करें, 43/65 है। तो इसका 65% क्या होगा, तो x को अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 4 से 2 बार में कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, यानी x बराबर निकलेगा 6 दूना 12 गुना 43/65। और इसी नंबर का हमें कह रहा है 65% निकालने के लिए, यानी 13/20। ठीक है, अगर 20 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5। अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8/40, 7/35 और 3/15। यानी अगर हम बात करें 13×3 = 39 × 3, 39 गुना 873, ये आंसर होगा। 9 3 जा 27 होता है, इसका लास्ट डिजिट जो है 7 होना चाहिए, तो ऑप्शन एक ही है और आंसर इसका डी है। अगर हम बात करें दी गई दो संख्याओं का के घनों का योग अगर 10,234 है, जबकि दी गई दो संख्याओं का योग 34 है, तो दोनों संख्या के घनों के बीच का अंतर क्या है। क्वेश्चन ये है कि अगर x³ प्लस y³ अगर हम मानते हैं दो संख्याओं को x और y बराबर 10,234 है और x प्लस y बराबर 34 है, x³ माइनस y³ बराबर क्या होगा। इसका जो है फॉर्मूला होता है x प्लस वाई इंटू x² प्लस y² माइनस xy बराबर 10,234 हो गया।
वहीं अगर हम इसको और अच्छे से तोड़ें तो x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy हो जाएगा बराबर 10,234। ठीक है, इसकी वैल्यू तो हमें 34 दे रखा है। 34 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा माइनस 3xy हो जाएगा बराबर 10,234 हो जाएगा। अगर इससे हम इसे कटाएंगे, ठीक है, अगर इससे इसको हम कटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 301 बार में कट जाएगा। ठीक है, 301 बार में कट जाएगा। और इसका स्क्वायर आप 34 का स्क्वायर आप जानते ही होंगे कि होता है 1156 माइनस 3xy बराबर 301। और यहाँ से xy अगर निकालते हैं तो इसका आ जाएगा आपका 285। अगर xy का वैल्यू 285 आ गया तो उसी तरह से हम जिस तरह से ये फार्मूला लिखे हैं उसी प्रकार इसका फार्मूला होता है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का फार्मूला होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy। ठीक है, हमें चूंकि इसका वैल्यू पता है 285 आया होगा। इसका वैल्यू 285 है, 84 नहीं, 285 गुना 3 प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई का। ठीक है, यहाँ से अगर इसे हम सॉल्व करेंगे या ये फार्मूला ना लगाकर हम लोग यहाँ लगाएंगे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो यहाँ से इसका नम एक्स माइनस वाई का वैल्यू आ जाएगा आपका 4। ठीक है, इसका वैल्यू आ जाएगा 4 और एक्स प्लस वाई तो 34 दे ही रखा है। एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 19 और वाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9 में 5 1 15। ठीक, तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 3484। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर 3484। ठीक, आंसर ये हो गया। अब इससे हम थोड़ा मिटा लें।
इसका आंसर है 3484। 15वां क्वेश्चन है, एक लड़का 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर से स्कूल जाता है और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो उसकी पूरी यात्रा का औसत ज्ञात करें। पहली बात, हमारे अगर देखें 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है, एक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है, तो अगर हम इसकी, जैसा कि आप जानते होंगे, स्पीड डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अगर इसका मतलब ये होता है कि अगर डिस्टेंस अगर सेम है, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस स्कूल से घर की दूरी तो सेम ही है, तो डिस्टेंस अगर सेम है तो एस और टी जो है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, अगर ये 30 है और ये 70 की स्पीड है तो इसका रेशियो 3 और 7 हो गया, और वहीं टाइम का रेशियो जो हो जाएगा 7:3 हो जाएगा। तो इसे हम अगर मिटा भी दें तो ये हो गया हमारा टाइम का रेशियो, ये हो गया स्पीड। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये अगर 30 की स्पीड से चलता है और टाइम का रेशियो अगर 7 है, 7 और 3 है, तो इस पे हम एलिगेशन लगा सकते हैं। डिस्टेंस हो गया इसका 40, 40 यानी इसका 7 3 10 हो गया। 10 को अगर 40 को अगर डिस्टेंस बांटेंगे तो इसको 1 की वैल्यू 4 हो गई, और ये हो गया 7 चौक 28, यहाँ 28 होना चाहिए और यहाँ 7 21 होना चाहिए। ठीक है, तीन 41 है ऑप्शन। एक मिनट, इससे पहले खिचमिच हो गया, इसे मिटाने दीजिए। सत्तर और 30, ये अगर 7 घंटा चलता है और ये 3 घंटा चलता है, इसका डिस्टेंस कितना हो गया 210। 210 जाता है प्लस 210 आता है, 10 घंटा टोटल टाइम लगता है। 21 दूना 42 हो गया बटे 10, यानी इसकी स्पीड, एवरेज स्पीड जो होगी 42 किलोमीटर प्रति घंटा। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्राणियों में से किस जोड़ी में ग्रंथिहीन त्वचा पाई जाती है? तो ग्रंथिहीन त्वचा किसमें पाई जाती है? इसका आंसर होगा कैलिमन कैमेलियन और कछुए में। कैमेलियन और कहाँ है? कैमेलियन और कछुए में पाया जाता है। ठीक है, ग्रंथियों की त्वचा जो है मेढक में पाई जाती है। ग्रंथियों का त्वचा में होना मेढक में पाया जाता है, और यदि सांप और यह मगरमच्छ और सांप में भी पाई जाती है। स्तनधारियों की त्वचा में ग्रंथियां पाई जाती है। कैमेलियन यानी गिरगिट और कछुए सरीसृप वर्ग में आते हैं। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? 17 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दैनिक प्रयोग के अधिकांश दालें निम्नलिखित में से किस एक कुल में संबंधित है? तो कौन से कुल में संबंधित है? तो फाबेसी, फाबेसी होता है।
ठीक है। दैनिक जीवन में प्रयोग में आने वाली अधिकांश दालें फैबेसी कुल की हैं। इसमें प्रमुख फसलें की बात करें और उसके वर्ग की बात करें तो सोलेनेसी जो है एक फसल का वर्ग है जिसमें कि आलू, टमाटर, ऑबरजीन्स ये सब सोलिनेसी में आता है। वहीं बिटेसी जो है कद्दू, कैलाबेसिन, खरबूजा ये सब आएगा। वहीं लिलिएसी जो होता है जिसमें कि एलोवेरा, टूलिप और लहसुन पाए जाते हैं। फावेसी को पेपिली पेपिलियोनेसी कहते हैं तथा दाल को पल्सेस भी कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, सूर्य का ताप मापा जाता है। सूर्य का ताप कैसे नापा जाता है? सूर्य का ताप जो है आप देखें तो उत्ताप उत्ताप मापी द्वारा नापा जाता है। उत्ताप मापी द्वारा सूर्य का ताप को मापा जाता है। वहीं कुछ यंत्र और उसका जो है नापने वाला मेजरमेंट जो है क्या नापा जाता है उसकी बात करें। स्क्रू गेज की बात करें तो वस्तुओं की मोटाई और छोटे आयाम के पैमाने को नापा जाता है। वहीं वर्नियर कैलिपर जो है लंबाई, व्यास और गहराई को नापता है। थर्मामीटर तापमान को मापता है। पायरोमीटर जो है बहुत उच्च ताप को मापता है। वहीं स्फिगोमेनोमीटर जो है रक्तचाप को नापता है और एनीमोमीटर वायु की गति को नापता है। हाइड्रोमीटर द्रव की घनत्व को मापता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, एक लिफ्ट में सवार एक व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होती है। कब कम होगी? ऊपरी दिशा में त्वरण की गति का नहीं, उसमें नहीं होगा। ऊपर जाते हुए तो ज़्यादा वजन होगा। स्थिर में भी नहीं होगा। स्थिर वेग में तो कतई नहीं होगा। त्वरण के साथ अगर नीचे जा रही हो तो लड़के का भार वास्तविक भार से कम होगा। ठीक है। अगर इसका बात करें, जब लिफ्ट जो है ए त्वरण से अगर नीचे जाती है तो आर प्लस एम ए होगा, उसको बराबर एम जी कहते हैं। ठीक है। जहाँ आभासी भार जो होगा आर बराबर एम जी माइनस एम ए होता है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन द्रव्यमान की प्रतिशतता क्या है? कार्बन द्रव्यमान की प्रतिशतता क्या होगी? तो आंसर होगा आपका 27.27%। ठीक है। तो इसको निकालते कैसे हैं? अगर CO2 की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड तो CO2 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अनुभार क्या होगा? कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन 2 है तो इसका 16 होता है। 16 गुना 2 32 प्लस 12 यानी 44 हो गया। ठीक है। ये 44 हो गया और उसमें पूछ रहा है कार्बन का 44 बटे तो 12/44 हो जाएगा यानी 12/44 गुना 100। 3 चौक 12, 11 चौक 44 यानी 300/11। 11 दूना 22, 1170.27 यही आंसर होगा इसका। अगर क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो 7 मोलरता वाले बिलियन में 500 ml और को 1500 ml आयतन के तक अनुकृत किया जाए तो तापमान का विलय का मोलरता क्या होगा? मोलरता का फॉर्मूला होता है, अगर हम बात करें तो M1 V1 बराबर M2 V2। M1 दे रखा है हमें। ठीक है। M1 दे रखा है 5। ठीक है। V1 500 दे रखा है। ठीक है। और वहीं V2 भी देख रखा है 1500।
तो इस तरह से निकालते हैं 5 गुने 500 बराबर M2 गुने 1500। 5 से 3 बार में ये कट गया, M2 हो गया आपका 5/3, तो 1.66 आ जाएगा। बाईस नंबर क्वेश्चन को अगर देखें तो ये काफ़ी आसान है। अगर हम इसको मिलाएं तो ये आ जाएगा इसे वाला। ठीक है, ये ऊपर है तो यहाँ तीर ऐसे हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हो गया आंसर है। 23 नंबर भी फिगर को मिलान करना है, तो अगर आप क्लॉकवाइज दिशा में घड़ी को घुमाते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, ये निकलेगा, क्योंकि यहाँ से अब घुमाएंगे तो घूम जाएगा, तो ये यहीं आएगा, घड़ी के साथ इसको भी घुमाना होता है। चौबीस नंबर क्वेश्चन पे आए, तो कहता है बदलने वाले, इसको बदलना है, दो चिन्हों को आपस में बदलना है, कैसे हो सकता है? इसका सबसे आसान तरीका का पहला सबसे बेसिक तरीका ये देखना होता है कि भाग कहाँ दिया हुआ है। अगर हम 99 को 8 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड तो होगा नहीं, इसका मतलब कोई ऐसा नंबर होगा जो कि डिवाइड ऐसे जगह पे लगेगा जो कि एक दूसरे से डिवाइड होगा, तो भाग तो पक्का बदलेगा। भाग के साथ अगर माइनस को बदलें तो संभव है नहीं, 2 से अगर डिवाइड करेंगे 16 चौका 64, 16 से, तो ये असंभव हो जाएगा, इसलिए प्लस वाला आंसर हो जाएगा 24 का डी। 24 का डी अगर हम प्रूफ करना चाहें तो 99 डिवाइड को अगर प्लस में बदल दिया जाए, प्लस 8 और प्लस को डिवाइड में करेंगे बटे 2 माइनस 16 प्लस 4, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 4 से ये कट जाएगा, 103 हो जाएगा। 103 प्लस 4, 107 में से अगर, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई है, 99 4 103, 103 में से 16 जगह 64 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 39। अगर हम 25 नंबर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25 की, तो कहता है जी से जे हो गया, +2 हुआ, यहाँ से +2 हुआ, सी से +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी और ई। ठीक है, +3 हुआ, सॉरी, GHIJ +3 हुआ, यहाँ भी +3 हुआ, यहाँ भी +3 हुआ, तो ये आ जाएगा एफ। ये और ये, यानी ये ऑप्शन, मतलब सॉरी ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन तो कतई नहीं होगा, और सब में अगर 3-3 बढ़ाया है तो लास्ट में भी 3 होगा, बढ़ेगा, ZAB आंसर, यानी लास्ट में होगा बी, तो बी तो ये नहीं है, ये नहीं है, आंसर ये हो गया। ठीक है, इसमें कह रहा है एक के विपरीत दिशा में क्या होगा, एक के विपरीत फलक पर क्या होगा, एक के विपरीत फलक पर क्या, पहले हम डिसाइड कर सकते हैं क्या नहीं होगा, तो ना तो 3 होगा ना तो 2 होगा, अगर ना 3 होगा ना 2 नहीं हो सकता है तो बचा 6 होगा या 5 होगा या 4 होगा। ठीक है, तो अगर हम मिलाएं, 3 कहाँ है, 3 इसमें और इसमें मिल रहा है, अगर 3 को अगर क्लॉकवाइज देखा जाए, 3 के आगे 2 है, 2 के आगे 1 है, उसी तरह 3 के आगे यहाँ 4 है, 3 यहाँ तो हो ही गया, 3 के आगे 4 है, ये 2 है, और 4 के आगे 5 है, यानी एक के ऑप्शन के सामने 5 हो सकता है। ठीक है, एक के सामने 5 होगा, आंसर बी है। ये थोड़ा आसान है, इसे आप बना सकते हैं। इसका जो है कह रहा है प्लस का मतलब, हम प्रश्न को देखेंगे उसके अनुसार से हम
उसका लगाते चलेंगे। तो कहता है m/n, m डिवाइड n, जिसका मतलब है a जो है यानी एक दूसरे का भाई है। m अगर भाई है किसका? n का, और n स्टार b अगर करें तो a बहन है b की, यानी ये बहन हो गई किसकी? o की। और o क्या है? o प्लस में दे रहा है, तो a प्लस b, यानी o जो है फादर है किसका? तो p का, p का पिता है। तो m और p का रिश्ता क्या है? m जो है पिता का भाई है, यानी पैटर्नल अंकल हो गया, d। 28 की बात करें, कहता है इसमें तो कोई ना कोई आपको तुक्का पहले ऑप्शन से ही जाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, स्टार और हच वाला दे रखा है, तो ठीक है। तो हम सबसे पहले ऑप्शन बी को देखते हैं कि मान लिया जाए हच का मतलब OTW है, LQT। अगर O से L की देखें तो कितना है? तो -3 हो रहा है क्या? यहाँ अगर -3 कर रहे हैं तो ये भी -3 हो रहा है, यहाँ से भी -3 हो रहा है। इस तरह से अगर हम परसेंटेज की बात करें, ZEH और WBE, सॉरी, Z से -3, E से भी -3, सॉरी, यहाँ भी -3, इसका मतलब ये है आंसर हमारा सही है। आंसर 28 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ए और बी जो है, इसे मिटा लें हम पहली बार, बोर्ड को क्लियर करते हैं। कलर भी हम चेंज कर लें थोड़ा। कहता है ए और बी उत्तर दिशा की ओर उन्मुक्त है, अभिमुख है। ठीक है, ए और बी उत्तर मुख की दिशा में दिख रहा है। दाएं ओर से शुरू करते हुए ए 8वें स्थान पर आ जाता है। ए जो है 8वें स्थान पर आ जाता है। और बाएं ओर से शुरू करते हुए बी 8वें स्थान पर आ जाता है। ये दाएं ओर से 8वें स्थान पर है, ये भी 8वें स्थान पर है बाएं ओर से। ठीक है, ए और बी के ठीक दाएं ओर पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? ए बी के ठीक दाएं ओर कितने व्यक्ति हैं? तो अगर हम इसे देखते हैं, ए और बी तो एक साथ है, अगर 8-8 में इधर है, 8-8 16 हो गया, तो आंसर इसका 16 हो जाएगा, क्योंकि इधर से भी 8 है और इधर से भी 8 है, तो इधर 8 + 8 16 हो जाएगा। श्रेणी का अगला नंबर क्या होगा? अगर 2/3 6 + 1 की बात करें, 2 × 3 + 1 बराबर 7, 7 × 3 + 3 बराबर 24, 77, यानी 24 गुना 3 + 5, 24 × 3 72 + 5 77 हो गया। वहीं
77 70 गुना 3 प्लस 1 3 5 यहाँ 7 हो जाएगा। यानी 21 और 7 28 238 हो जाएगा। 238 गुना 3 प्लस 9 हो जाएगा। 8 3 24 9 4 13 लास्ट में 3 होना चाहिए, आंसर डी हो जाएगा। अगर यहाँ हम बात करें हीरा, हार जो है माली बनाता है, स्केलपल क्या होता है? हार जो है माली के काम आता है, स्केलपल किसका काम करता है? शल्य चिकित्सक का काम करेगा। ठीक है, हेरो। ठीक है, कोरापुट जो है जिले में पतमाली भंडार निम्नलिखित में किस खनिज के भंडार हैं? तो कोरापुट जिले में जो है पंचपतमाली भंडार जो है किसका है भंडार? तो ये आपका बॉक्साइट का है। ठीक है, बॉक्साइट का है। तो कौन से राज्य में है कोरापुट? कोरापुट है उड़ीसा में। यह है ओडिशा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के तहत वर्गीकृत एक उद्योग श्रेणी में नहीं है, उद्योग श्रेणी में नहीं आता है? तो आप अगर देखेंगे तो निजी क्षेत्र का उद्योग तो ये भी तो उद्योग है। राज्य के विशिष्ट स्वामित्व वाले उद्योग तो यहाँ भी उद्योग लगा हुआ था, यानी ये भी उद्योग है। अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र वाले उद्योग, ये भी उद्योग आ गया, पूरक भूमिका भी निभाते हैं। लेकिन ये सहकारी क्षेत्र उद्योग जो है ये उद्योग नहीं आता है, ये एक टर्सरी क्षेत्र का चीज है, यानी सेवा क्षेत्र का है। ठीक है, इसे 1956 के अनुसार जो है औद्योगिक नीति संकल्प जो है औद्योगिक संकल्प नीति के तहत 1956 के अनुसार इसे उद्योग से हटा दिया गया। ठीक है, मध्य अक्षांश मरुस्थल BWK जो 35 डिग्री और डैश डिग्री नॉर्थ में के और एस के बीच पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय। ये एक 60 डिग्री क्षेत्र है, यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ग्रीनलैंड, अंडमान तो आप देख सकते हैं, ये तो आपका बे बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में है। ग्रीनलैंड यूरोप में है। न्यू गिनी भी नहीं है। आंसर है इसका लक्षद्वीप। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की एक विशेषता है? नीति निदेशक सिद्धांत की विशेषता क्या है? तो ये लागू नहीं करवाया जा सकता किसी कोर्ट के द्वारा, आपातकाल के द्वारा निलंबित रहता है नीति, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नकारात्मक प्रकृति का है, हाँ, क्योंकि पॉजिटिव प्रकृति का होता है तो कोर्ट से इसे लागू किया जा सकता था। क्योंकि ये कोर्ट से लागू नहीं किया जा सकता है तो ये एक नकारात्मक पद्धति का है, सकारात्मक पद्धति का नहीं है। राज्य के विरुद्ध होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में असत्य है? धर्म का स्वतंत्रता की बात करें तो आपको ये उल्लेखित है आर्टिकल 23 में। सॉरी कहाँ हम लोग पहुँच गए? आंसर ये होगा, इसमें उल्लेखित एक राज्य का अपना धर्म होता है।
ये गलत शब्द है, असत्य है, क्योंकि किसी राज्य का धर्म नहीं है। ये धर्म मामले में प्रबंध को स्वतंत्रता देता है, प्रदान करता है, ये भी सही है। उपासना करने की स्वतंत्रता हमें प्राप्त है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 में है, ये भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे। निम्नलिखित भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है? ये जबरन श्रम को प्रतिबंधित करने वाला कौन सा है? तो आर्टिकल 23 है। ठीक है, आर्टिकल 23 है। वहीं आर्टिकल 20 क्या कहता है? तो आर्टिकल 20 अपराध के लिए दोष की बात करता है, दोष सिद्ध करने की बात करता है। वहीं 19 जो है स्वतंत्रता देता है। ठीक है, 25 तो आपका धर्म की स्वतंत्रता के बारे में है। 39, क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम पर चला जाता है? राज्य की बात करें तो राज्यपाल के तहत चलाया जाता है, वहीं देश जो है वो राष्ट्रपति के अनुसार चलाया जाता है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि भारत का अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है? भारत का संविधान के अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा सी, कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रावधान को दर्शाया गया है। जबकि 57 जो है, 57 कहता है कि राष्ट्रपति एक से अधिक कार्यकाल के लिए निर्वाचित हो सकता है। 52 के अनुसार राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है, जबकि 53 राष्ट्रपति के में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। राष्ट्रपति बनने की योग्यता जो है 58 अनुच्छेद 58 में है। क्वेश्चन नंबर 41 के अनुसार कहता है कि भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? छठी अनुसूची में कौन कौन सा राज्य शामिल है? तो उसका आंसर है ए, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। अभी आप अनुसूची 6 के बारे में सुन रहे होंगे। लद्दाख में इसकी काफ़ी चर्चा है। ठीक है, ठीक है, जिसमें सोनम वांगचुक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि करता है, करके उसके अंकित मूल्य को अंकित करता है। मान लिया जाए कोई वस्तु अगर 100 रुपये की है, उसका अंकित मूल्य 150 होगा। ठीक है, और इसके अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी जाती है। अगर इसका 40% छूट दिया जाएगा, इसका मतलब 60% होगा। 60 15 15 छक्का 90 आ जाएगा। तो कहता है कि इसकी प्रतिशत हानि कितनी हुई? 100 पे अगर 90 मिल रहा है तो 10% की हानि हुई। यही आंसर हो गया। ठीक है, अब कहता है कि क्वेश्चन नंबर 43, मध्यानुपात। मध्यानुपात निकालने का फॉर्मूला होता है, मीन प्रपोर्शन कहते हैं इसको इंग्लिश में। इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए बी। अगर इस तरह से देखें तो रूट अंडर 11 प्लस 5 रूट 2 इंटू 9 प्लस 5 रूट 2। ठीक है,
तो आप अगर इसे तोड़ते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, तो मान लीजिए इसको आप इससे गुना कर दीजिए। 99 प्लस 9×45 √2 प्लस 55 √2 प्लस 25 गुना 50, ये रूट में आएगा टोटल। 99 प्लस 50 कितना हो गया? 149 प्लस 45 और 55 कितना हो गया? 5 5 10, 5 4 9 1 10, 10√2, ये हो गया। ठीक है, अगर हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये निकलेगा 49 माइनस 10√2, ये भी रूट में, आंसर ये होगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन गलत है, ये यहाँ 9 प्लस नहीं, हम माइनस, आप ये सॉल्व ठीक कर दीजिएगा। तो ये माइनस, आप यहाँ ऐसे ही माइनस करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आप हटाएंगे तो ये 49 आ जाएगा, 49 माइनस 10√2 आ जाएगा, ये आंसर होगा। एक मिनट इसे रब कर लो। फिर से बता देता हूँ, एक मिनट। ठीक है, ये है, अगर मीन प्रोपोर्शन निकालेंगे आप, अब रूट अंडर 11 प्लस 5√2 इंटू 9 माइनस 5√2। ठीक है, तो 99 माइनस 45 रू 99 प्लस 45 √2 माइनस 55 √2 माइनस 50, ये करेंगे तो 49 माइनस 10√2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे तो कहता है 5:7:9 के अनुपात में है, तो इसका लघुत्तम समावर्तक अगर 34,650 है, यानी अगर लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे 5 इंटू 7 इंटू 9 x³ करेंगे तो इसका निकलेगा 34650। इससे अगर हम कटाएंगे, 5 से अगर कटाते हैं, 5 6 5 30, 9 5 45, 3 5 15, 0, 7 से कटाइएगा, 7 9 63, 7 9 63, अगर 9 से कटाएंगे तो 110 आ जाएगा x³, इसका महत्तम समावर्तक ये हो गया। क्योंकि x³ इसलिए 7 होगा क्योंकि x सब में कॉमन है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 45। प्रवीण बिंदु x से, एक मिनट इसको रब कर लो। कहता है कि प्रवीण बिंदु ए से ड्राइव करना प्रारंभ करता है। मान लिया जाए बिंदु ए ये रहा, और पश्चिम की दिशा में 12 किलोमीटर। आप ये ध्यान दीजिएगा, ये पूर्व हुआ, पश्चिम हुआ, उत्तर हुआ, दक्षिण हुआ, तो ये ए हुआ। ठीक है, पश्चिम की दिशा में ड्राइव कर रहा है, तो ये ए नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ आया, 12 किलोमीटर चला। अब जो है यहाँ से वह दाएं मुड़ता है, तो दायां ऊपर जाएगा और 8 किलोमीटर चलता है। फिर से वह दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 14 किलोमीटर चलता है। ठीक है, वहाँ से फिर वो दाएं मुड़ के 12 किलोमीटर चलता है, 12 किलोमीटर चला। फिर वो 2 किलोमीटर चला आया, तो चूंकि ये 14 चला था, 2 चला आया, यानी 12 बचा, तो यह इसके सामने आ गया। अब कह रहा है, और यहाँ वो पी पर रुक गया। अब कितने दूरी पे है, तो ये 8 किलोमीटर और 12 किलोमीटर, 8 से 12 गया तो 4 किलोमीटर बचा, 4 किलोमीटर तो आंसर होगा। उसके बाद कह रहा है, यदि बिंदु ए पर पुनः पहुंचना चाहता है तो कितनी दूरी तय करना पड़ेगा और किस दिशा में चलना पड़ेगा। तो उसे उत्तर दिशा में चलना पड़ेगा और 4 किलोमीटर चलना होगा। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 8 छात्रों का औसत वजन 48 है। ठीक है, 8 छात्रों का औसत वजन 48 है। कहता है यदि 44 किलोग्राम की औसत वजन वाले चार लड़के जिसका औसत वजन 44 है, और 58 किलोग्राम औसत वजन वाले 58 किलो वाले 4 आ गए, को शामिल कर लिया गया। तो पहले 4 थे, अब 8 थे, अब 16 हो गए। अगर 4 के और जुट गए तो कितना हो गया, अगर तो इसमें कितना घट गया है, यहाँ से -4 हुआ है, और यहाँ कितना बढ़ गया है, +10 हो गया है। अगर हम देखें तो कितना, यहाँ कितना बढ़ गया है, 40, और यहाँ घटा कितना है, -16। इसका मतलब ये है कि अगर इतना हम घटाते हैं तो बचा आपका 4, और 3 में से गया 24। 24 किलो वजन जो है, 48 को अगर एवरेज मानते हैं, 24 किलो वजन उसमें घट जाएगा। 24 घटेगा, कितना में घटेगा, सॉरी जुट जाएगा, कितना में जुटेगा, तो 16 अब आ गए, 16 से डिवाइड कर देंगे, 8 दूना 16, 8 3 24, यानी कितना हुआ, 0.66, 1.66 बढ़ जाएगा, सॉरी 0.5 घट जाएगा, 1.5 बढ़ेगा, तो 1.5 बढ़ेगा तो कितना, 48 था तो 49.5 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 कहता है इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित होती हैं और इसकी कोणीय भित्ति मोटी होती है। यह भी यांत्रिकी सहारा प्रदान करती है। इन ऊतकों को क्या कहते हैं, तो इन ऊतकों को कहते हैं स्थूल कोणत्व, कोणोतक
क्या कहते हैं, स्थिल कोनों तक। नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 चलेंगे। कहता है ग्लाइकोजन एक समबहुलक होमोपॉलीमर है, निम्नलिखित में से किसका बना होता है? तो ग्लाइकोजन एक बहुलक है, वो बना होता है ग्लूकोज इकाइयों द्वारा। किसका बना होता है? तो ग्लूकोज इकाइयों द्वारा बना होता है। ठीक है। ग्लूकोज एक समबहुलक है जो अल्फा डी ग्लूकोज को दोहराता है और प्रत्येक अणु एक दूसरे से एक चार ग्लाइकोसिड बंध बनाता है। यह बंध सक्रिय ग्लूकोज अवशेष में के प्रथम कार्बन परमाणु के तथा पहुंचाने वाले ग्लूकोज के 6 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ठीक है। ग्लाइकोजन का काम क्या होता है? तो ग्लाइकोजन जो है लीवर ग्लाइकोजन ग्लूकोज रिजर्व के रूप में कार्य करता है और ग्लाइकोजन भंडार से ग्लूकोज कंकाल और हृदय की मांसपेशियों की कोशिकाओं के भीतर रहता है और मांसपेशियों के कार्य में ऊर्जा स्रोत प्रदान करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 पे चढ़ेंगे। कहता है यदि दो समान जल की बूंदें एक होकर बड़ी बूंद बनाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं उष्मा अवशोषित होती है। इस प्रक्रिया में क्या होती है? उष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है। अब देखिएगा इसमें पृष्ठ तनाव का बहुत बड़ा काम होता है, जिसको आप एस से डिनोट करते हैं। तो पृष्ठ तनाव बराबर होता है पृष्ठ ऊर्जा बटे क्षेत्रफल। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम रुद्धोष्म नहीं हो सकता? रुद्धोष्म कौन सा नहीं हो सकता? तो ये बर्फ का जमना जो है रुद्धोष्म नहीं होता है। ठीक है। रुद्धोष्म प्रक्रम के में उष्मा ना ली जाती है और ना दी जाती है, अतः बर्फ का जमना रुद्धोष्म नहीं है क्योंकि इसमें उष्मा निकलती है। ठीक है। हीट एक्सचेंज इसमें नहीं होता है। चूँकि आज का ये सेशन थोड़ा मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया इसलिए ज़्यादा लंबा हो गया। आज हम 50 क्वेश्चन ही करेंगे। अगले सेशन में हम इसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगर आप कहेंगे तो इसे कम एक्सप्लेन करूँगा ताकि सारा क्वेश्चन हो जाए। क्योंकि मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन करने लगा तो ज़्यादा टाइम लग गया। ठीक है। तो आज का इतना ही। अगले सेशन में हम फिर 50 क्वेश्चन करेंगे और अगर आप कहेंगे कि इसे थोड़ा तेज़ से करें, स्पीड से कराएं, तो कोशिश करूँगा कि मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। धन्यवाद।